नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और एक और सत्र इसके बाद छुट्टी 3 दिन की। लेकिन भारतीय बाजारों में आज का दिन थोड़ा सा दायरे भरा, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड, थोड़ा सा एक लैकलस्टर, या ये कह लीजिए कि आज पूरे सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस पूरे ही दायरे के बीच में भारतीय बाजारों की जो सिचुएशन है वो बायस है, यानी कि बायस टू पॉजिटिव साइड पर या बायस टू फ्लैटिश साइड पर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। बायस टू पॉजिटिव क्यों है? पहले तो सेंसेक्स करीब 14 अंक ऊपर है, निफ्टी 14 अंक ऊपर है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी बैंक का 400 अंक ऊपर है, इसमें एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा। स्पेशली इंडसइंड बैंक 2 दिनों के अंदर ये 10 से 15% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि बाजार में कैश मार्केट के शेयरों में आज भी खरीदारी है। 1827 शेयर तेजी में है, 627 शेयरों में बिकवाली है, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बाजार में ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की वो पॉजिटिव साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगी। आज पीएसयू बैंक का बोलबाला है, 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। बैंकिंग इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, लेकिन प्रेशर है आज ऑटो में, मेटल में, थोड़ा बहुत आईटी में। आधा % के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। एफआईज ने कल के सत्र में 6000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया नंबर था, बहुत बड़ा नंबर था। लेट्स सी ये नंबर कहां तक चलता है आगे। लेकिन आज जीएमडीसी, जेबीएम ऑटो, एनटीपीसी ग्रीन, एमक्यूर फार्मा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत प्रेशर आज कोरोमंडल में है, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, जायडस में है, साया लाइफ में है, लुपिन में है, एमजीएल में है, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे जैन साहब से, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे वाराणसी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जैन साहब से हम बातचीत करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और उनकी पिक्स के ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन जैन साहब से बातचीत करने से पहले जरा कुछ आज के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली आज के सत्र में दिखाई पड़ रही है। निफ्टी के टॉप गेनर में लगातार दूसरा दिन आज खरीदारी का है इंडसइंड बैंक में। कल के सत्र में 6% ऊपर था, आज भी खरीदारी में है। एक्सिस बैंक दूसरा नाम खरीदारी में। ट्रेंट यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है, और एचडीएफसी लाइफ यहां पर भी एक अच्छा अपमूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ये इंश्योरेंस के नंबर्स का, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो नंबर्स आए हैं, उनका एक रिपल ओवर इफेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है मारुति में, हिंडाल्को में, बजाज फाइनेंस में और बजाज ऑटो में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप साइड पर जो खरीदारी में शेयर कामकाज कर रहे हैं उसमें प्रबल नाम आता है एनटीपीसी ग्रीन का, जहां पे कंपनी ने करार भी किया, एक एक्सपेंशन भी किया। आयरेडा का कंपनी के नंबर्स आए, हालांकि नंबर्स में एक इश्यूज की बात थी जेंसॉल के नंबर्स को लेकर, लेकिन बाजार ने उसको साइडलाइन रखते हुए एक अच्छे रिएक्शन दिए। इंडियन बैंक और पेटीएम, 2 और ऐसे नाम जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज प्रेशर वाली साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है सोना कॉमस्टार, लुपिन, आईजीएल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी है आज जेबीएम ऑटो में। वो एक बड़े बस के ऑर्डर के बाद यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। एजिस लॉजिस्टिक्स में, स्वान एनर्जी में एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है स्वान में। और उसके अलावा एनबीसीसी एक और ऐसा नाम जहां पर खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली वाली साइड पे आज जहां प्रेशर है उसमें महानगर गैस, ये गैस का एलोकेशन घटना जिसका इम्पैक्ट है महानगर गैस पे हम देख रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर, एम्बर एंटरप्राइजेज और अनंतराज, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब वाराणसी से मौजूद है। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन शर्ट और ग्रीन मार्केट, ये मतलब बाजार देखने के बाद ग्रीन हुआ है, पहले से ग्रीन था आज? नहीं सर, है तो वैसे ग्रे, लेकिन लाइट की वजह से ग्रीन आपको दिख रहा है तो ग्रीन ही सही। नहीं, बाजार को देखते देखते शायद सब कुछ ही ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, अब तो ऐसी हालत हो गई है। क्या मान रहे हो जैन साहब, मार्केट क्या लग रहा है, हो गया स्टेबल ये हाल फिलहाल के टर्मोइल से, या वापस एक ये जो पुल बैक आया, या इस हफ्ते का ये कल से फिर वही हो जाएगी शुरुआत? मैं बोला था सर, सावन का बस यही अंधा बना रहना है कि बस हरा हरा दिखता है रोज, बैंक में भी और मार्केट में भी। हाँ जी, तो क्या लग रहा है जैन साहब, लास्ट टाइम आपने जब बोला था बैंक बाय, तो वहां से बैंक बाय हो गया, अभी भी बैंक बाय या बैंक बाय बाय? नहीं सर, अभी भी मेरे को तेजी लग रही है। अभी हम आके जरूर रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी में 52,827 का रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट वहीं पे खड़े हुए हैं।
अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है, अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आज ना निकले, हो सकता है कल निकले, बट इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस निकलेगा और हम 53,335 और लॉजिकल जो टारगेट आएगा वो आएगा 53,888। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये रैली जो है रेजिस्टेंस पे जरूर खड़ी है, एक आध दिन समय ले सकती है, बट 53,888 आते हुए मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट दिख रहा है। अब निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा है, और मोस्ट लाइकली पहले जो ऑल टाइम हाई बनेगा, जैसे सीएनएक्स फाइनेंस पे बन गया है फिर निफ्टी पे, अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले ऑल टाइम हाई बनेगा तो मोस्ट लाइकली वो बैंक निफ्टी में बनेगा, उसके बाद निफ्टी में बनेगा। इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड प्ले करना है तो बैंक निफ्टी प्ले करना चाहिए। ओके। निफ्टी में था हमारा 23,400 प्रिसाइसली 23,412, ये टेस्ट नहीं हुआ है। प्रोबेबली जब बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस निकालेगी तो निफ्टी भी अपना टारगेट टेस्ट कर लेगी। तो जैन साहब, बैंक निफ्टी तो ड्राइवर रहेगा ही, लेकिन अगर निफ्टी की तरफ से पार्टिसिपेशन आया तो क्या आएगा? रिलायंस आएगा या आईटी फिर आएगा वापस कम बैक में? सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेटल और आईटी को बाउंस बैक करना चाहिए। रिलायंस ने बहुत हद तक अपना काम किया है, रिलायंस अभी भी यहाँ से 60-65 रुपए कर सकता है, बट बिना बैंकिंग और मेटल के चलना थोड़ा सा निफ्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्राइमा फेसी श्याम मेटल जिस हिसाब से चला है, गैलेंट इस्पात में जिस हिसाब का ब्रेकआउट आया है, दोनों मिड कैप काउंटर है और बढ़िया मजबूत ब्रेकआउट आया है, तो ये दिखाता है कि मेटल्स में स्ट्रेंथ लौटनी चाहिए। तो मैं मेटल्स पे काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी अपमूव आनी चाहिए, और आईटी में मैं मान रहा हूँ कि बाउंस बैक अच्छा आना चाहिए, तो उस हिसाब से निफ्टी चलेगी। दो नाम और जैन साहब, एक एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया और ऑब्वियसली ये क्वालिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं है इस बैंक के, और दूसरा इंडसइंड बैंक 2 से 3 दिनों के अंदर ही 15% का मूव दे चुका है। इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हो आप? सर इंडसइंड बैंक में तो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये 600 के आसपास पूरा बॉक्स बनाया है वीकली पे। एक बाउंस बैक कहीं भी 740 से 835 तक की बनती है, तो 740 को स्लाइस थ्रू किया है, 835 तक की बाउंस बैक बहुत आराम से बनती है। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस स्विंग लो है, तो 835 थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस होगा। बट एचडीएफसी बैंक आपको याद होगा लास्ट वीक में, लास्ट वेडनेसडे भी अपनी बात हुई थी। हाँ, लास्ट वेडनेसडे अपनी बात हुई थी जब ये इनसाइड बार बना रहा था कि 1775 निकलता है तो प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेके चलना चाहिए। ऊपर में कहीं भी 1880 जो ऑल टाइम हाई है वो टारगेट मिलेगा। अब 1880 तो हम आ चुके हैं, यहाँ से 4-5 दिन या कंसोलिडेशन या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, एक बार गैप भी फिल हम कर सकते हैं नीचे आके, बट इवेंचुअली जब 1880 निकलेगा, 2050 का जो पुराना टारगेट हम बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो टारगेट टेस्ट हो जाएगा। तो आप इन सब बैंक्स के ऊपर नजर रखिए। वैसे भी एक अच्छी तेजी बैंक्स की प्रिडिक्ट भी की थी जैन साहब ने लास्ट वीक, और रिएक्शन दिख भी रहा है आपको, क्या बढ़िया तेजी आई है बैंक्स में। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जैन साहब से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपके लिए माध्यम स्क्रीन पर आ गया है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहने वाले हैं। आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं जैन साहब से, उनके सवालों पर, अपने सवालों के ऊपर, उनकी राय के ऊपर भी। जैन साहब, संजय कुमार धीर साहब का पहला सवाल आया है यूको बैंक पर। 32 रुपए या 33 रुपए मोटा मोटा इनके दाम पर खरीदारी है, आप क्या राय रखते हैं उसमें? सर देखिए, बैंक निफ्टी नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गई है, अब 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट रह गई है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल टाइम हाई के पास हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे मैं पिछले 8 महीने 9 महीने से कहते आ रहा हूँ, इनमें कोई दम नहीं है। अपने हाई से ऑलरेडी 62% करेक्ट हुआ है और पूरे बाउंस बैक में कोई बाउंस बैक नहीं आया है, तो एक थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट या गैप फिल करने के लिए 34 34.5 तक जा सकता है, बट मेरे को किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में केवल और केवल कैन बैंक जिसमें अच्छी मूव दिख रही है, और एसबीआई, इन दो को छोड़ के मेरे को किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी भी तरह की मूव नहीं दिख रही है। ओके। अंबर सिंघा साहब का एक सवाल आया है, इनके पास टाटा मोटर्स और टाटा स्टील पे ये फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है दोनों के दोनों, क्या करना चाहिए ना? तो देखिए, टाटा स्टील तो 128 में मैंने खरीदा है, तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा, बट रेजिस्टेंस आपको बता दे रहा हूँ, 140 रुपए का रेजिस्टेंस है। अगर क्रॉस हुआ, अगर नहीं क्रॉस हुआ, मतलब वहां पे सप्लाई बनने लगी, तो मैं अपनी प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर गया, जैसे आज एक्सिस बैंक में स्लाइस थ्रू हुआ है, रेजिस्टेंस बिल्कुल कोई
भाव ही नहीं दिया रेजिस्टेंस को और सीधा उसको तोड़ते हुए निकल गया। अगर उस टाइप का कुछ मूव आता है तो अगला रेजिस्टेंस 152 पे है, वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो मैं बाई सेल की सलाह इसलिए नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, टाटा मोटर्स में आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में बाउंस बैक दिख रही है। 659 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे स्विंग लो और 50 डे मूविंग एवरेज है। और ये लेवल निकलता है तो 771 रुपए तक हम ऊपर जाते हुए दिखेंगे। बट अगर ऑटो में बाउंस बैक प्ले करना है तो मेरे को मारुति में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। मारुति आपको ऊपर में कहीं भी 12,100 और उसके ऊपर करीब करीब 12,800, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। बट क्वालिटी वाइज टाटा मोटर्स इज क्वाइट गुड। ओके, तो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन टाटा मोटर की है टाटा स्टील के सामने, लेकिन टाटा स्टील भी कोई ख़राब सिचुएशन में नहीं है, उस पर राय नहीं दे पाएंगे जैन साहब क्योंकि ऑलरेडी उनकी बाय है वहाँ पर। उमेश सैनी साहब का एक सवाल आया है, आपके बड़े प्रशंसक भी हैं जैन साहब, ये एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर हैं इनके पास करीब करीब 960 रुपये के दाम पर, थोड़ा बहुत मूव आ रहा है इसके अंदर, तो क्या ये बने रहें, निकल जाएं, क्या स्टॉप लॉस रखें? देखिए, एजिस लॉजिस्टिक में अगेन फेलियर आया था, उसके बाद वापस से इनसाइड बार बनाया है 4 दिन की और आज ब्रेकआउट दे रहा है। आज की क्लोजिंग देख लीजिए, अगर 810 815 इस जोन को तोड़ के क्लोज करता है तो फिर इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। स्विंग हाई 935 तक का आराम से टारगेट मिलेगा। जिस आपका पैटर्न है मेरे ख्याल से थोड़ा साइडवेज है और कुछ समय और साइडवेज रह सकता है। बट जो स्ट्रेंथ इसने लूज की थी उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिली है। मतलब अब ये है कि यहाँ से रिवर्सल बनने की पॉसिबिलिटी काफी आई है, बट अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, तो समय दीजिए, होल्ड कीजिए। 935 एक बार आते हुए दिख रहा है। तो 935 शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजीव कुमार साहब पूछ रहे हैं कि गेल के इनके पास 400 शेयर हैं 174 रुपए के दाम पर, कितना हाई जा सकता है, कहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? देखिए, गेल तो 187 पे हमने जब प्रॉफिट बुक कराई थी उसके बाद हमारा क्लियर व्यू था कि 167 अराउंड पे बाई करके चलना है। जिसने भी बाई किया है उसके लिए अब 187 का दोबारा टारगेट आ रहा है। बट इस बार मेरे को 187 पे प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब अगर 187 स्लाइस थ्रू किया तो पूरा एक कप एंडल पैटर्न और बड़े कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। पूरा पैटर्न अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आज का सेशन मिला लें तो 70 दिन का कप एंडल पैटर्न बन रहा है। 187 का अगर ब्रेकआउट इस राउंड में मिलता है तो सीधा सीधा 203 रुपए तो आपको फटाफट मिलेगा। और अगर 203 पार हुआ तो फिर और टारगेट एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंडेड टारगेट हम तब डिस्कस करेंगे जब 203 पार कर जाएगा। फिलहाल के लिए आप पकड़ के चलिए कि 203 रुपए तक का मूव आपको मिल रहा है। बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए इस स्टॉक से निकलने की। तो फिलहाल बहुत जल्दी ना करें, बने रहें, ये कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ। लेकिन बेटर ये है कि अभी आप थोड़ा और समय यहाँ पर दे सकते हैं। एक सवाल आया है सामी होटल को लेकर विशाल जी का, इनके पास 300 शेयर हैं 175 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? ये हाल की लिस्टिंग है जैन साहब, तो बहुत चार्ट तो नहीं होंगे लेकिन अदरवाइज। सर देखिए, सामी होटल में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, आईपीओ के बाद बड़ा मूव था और डाउन मूव ने आईपीओ के लो को स्वीप किया है। उसके नीचे खुला था जब गैप डाउन हुई थी लास्ट वीक में मंडे को, तो उसके नीचे खुला था, लेकिन कैंडल जो फॉर्मेशन थी लो पे खुली थी, हाई पे जाके क्लोज हुई है। और आप देखिए बॉक्स का भी ब्रेकआउट है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको एक बार अटकते हुए दिखेगा 178 के अराउंड। अगर 178 180 का लेवल निकल गया तो फिर इसमें एकदम अच्छी खासी अपमूव बनेगी। 220 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, तो स्टॉक पे मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन 178 180 की जोन आपको देखनी होगी। अगर वहां अटका तो कुछ समय 2-3 हफ्ते अटक सकता है, अगर नहीं अटका तो फिर लंबी तेजी खींच देगा 220 230 रुपए तक। तो 220 230 तक के जो टारगेट्स हैं उनको आप अदरवाइज यहाँ पर एक बार को देख भी सकते हैं। गौतम कुमार साहब आपके प्रशंसक भी हैं, इनके पास ग्रैन्यूल्स इंडिया के शेयर हैं 494 रुपए के दाम पर और रेलटेल के शेयर हैं 413 रुपए के दाम पर, इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो पहला स्टॉक ग्रैन्यूल्स बोला ना। जी जी। रेलटेल से शुरुआत करते हैं, बाउंस बैक दिख रही है। आप देखिए सर, यहाँ पे भी बहुत क्लियर है। मैं पिछले मतलब जब बजट आया था जुलाई में 2024 में, तब से मैं कह रहा था बाजार आपको ऑल टाइम हाई के पास या अच्छी रिकवरी दे देगा, इन स्टॉक्स में कोई रिकवरी नहीं आएगी। आप देखिए स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे से ठीक ठाक रिकवरी देने के बाद भी ऑल टाइम हाई से भी 50% नीचे है। इसलिए बोलता हूँ बाइंग टाइमेक्स वाले शेयरों से दूर रहिए। बीएससी उसमें मैं गलत साबित हुआ और मेरे को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आउट ऑफ 100 95 स्टॉक्स अभी भी 50% नीचे हैं।
इनमें मेरे को कोई बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। रेलटेल 200 332 335 की जोन तक आ सकता है। उसके ऊपर निकला तो बाउंस बैक एक्सटेंड होगी। उम्मीद एकदम नहीं है कि उसके ऊपर निकलेगा, मतलब लेस देन 10% उम्मीद है कि निकलेगा। तो 335 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। तो सर ग्रैन्युअल्स में ऑलमोस्ट डाउन मूव कंप्लीट लग रही है। वीकली पे 6 हफ्ते का लो स्वीप करके हैमर बनाया है। करंट वीक में बहुत अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मिला है, लेकिन मोस्ट लाइकली फॉलो थ्रू मिलेगा। कई बार क्या होता है, पीछे से फॉलो थ्रू मूव आता है अगर कम वॉल्यूम पे रिवर्सल फॉर्मेशन होता है, जो ग्रैन्युअल्स में हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर में 531 रुपए तक आपको आराम से बाउंस बैक दे सकता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन 531 मिल जाएगा। तो आपको एक राय दी गई है ग्रैन्यूल्स के संदर्भ में भी और साथ ही साथ रेलटेल के संदर्भ में भी। एक्सिस बैंक पे एक सवाल साईं प्रवीण साहब का है। इन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है आपकी राय पर ही, तो ये प्रॉफिट को होल्ड करें या इसके अंदर बने रहें अभी भी? सर स्टॉक का नाम मिस कर गया मैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। सर एक्सिस बैंक आपको याद होगा, जब आउट ऑफ 3 ट्रेडिंग के लिए बेस्ट लग रहा था एक्सिस बैंक, वहां से 1064 1070 से 1123 1155, ये दो अपने टारगेट थे। आज दोनों रेजिस्टेंस को कोई भी सम्मान नहीं दिया है, तोड़ते हुए निकल गया है। 1155 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हाई प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टारगेट 1193 का है। जिसने अपने कहने पे लिया है वो सारे लोग होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो 40-50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट एटलीस्ट 50% स्टॉक आपको 1193 के लिए होल्ड करना चाहिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट दिख रहा है। ओके, प्रदीप दिदवानिया साहब पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस और श्रीराम फाइनेंस क्या इस दाम पर लेना बनता है? इन्फोसिस में पहले आपने वीकनेस की बात की थी, वीकनेस हिट हुई, अब यहां से सर देखिए, इन्फोसिस में 1343 का टारगेट था, वो टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है 1522 तक। तो 1522 तक के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। वैसे भी क्वालिटी स्टॉक है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो कोई अगर ऐसा स्टॉक आपके पास है जो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो इन्फोसिस बाय कर लेना चाहिए। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो मिलेगा। इन्फोसिस के बाद दूसरा स्टॉक सर श्रीराम फाइनेंस। देखिए, फिन निफ्टी ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया है। श्रीराम फाइनेंस अपने हाई ऑल टाइम हाई के आसपास है। 127 दिन का कब हैंडल पैटर्न वीसीपी पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट 700 रुपए के ऊपर है। 700 निकालने में स्टॉक को थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे ही 700 रुपए निकला ये स्टॉक आराम से 1050 तक निकल जाएगा। तो जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, जिसके पास नहीं है, अगर आप वैल्यू बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कर लीजिए। मोमेंटम बाई करना है तो 700 निकलने का वेट कीजिए। तीनों केस में 1050 तक का टारगेट मिलेगा। ओके, बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब एक दर्शक मौजूद हैं जामनगर से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश गौतम साहब हैं। राकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार राकेश जी। मैं जामनगर से बोल रहा हूँ, अंशु सर को सुनता हूँ। इन्होंने मेरे को बाइंग क्लाइमेक्स बताया था जी तो अनंतराज के मेरे पास में 29 रुपए के शेयर थे। ठीक है 2020 के, तो फिर मैंने 840 रुपए पे बेचे। ठीक है राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। तो राकेश जी एक बात मुझे और आपसे पूछनी थी। आप जामनगर से हैं, आपके पास रिलायंस के शेयर हैं या नहीं है? हाँ है सर, रिलायंस का है। रिलायंस पेट्रोलियम के ही है, उस समय के ही है। ओके, वो पुराने शेयर आप रख के बैठे हैं आज तक? हाँ जी सर। आपने रिफाइनरी तो देखी होगी ऑब्वियसली। हाँ मैं भी रिफाइनरी में ही काम करता हूँ, मैं नायरा एनर्जी में। ओ, नायरा एनर्जी में, वो जो रशियन रिफाइनरी है राइट? हाँ रोज नेफ्ट का है सर। रोज नेफ्ट वालों की बहुत ही बढ़िया रिफाइनरी है इनफैक्ट, और बहुत अच्छा कामकाज वो गुजरात में कर भी रहे हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स भी उन्होंने वहां पर खोले हैं। सो क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर हैं 8250 रुपए के दाम पर, और अनंतराज भी इनके पास पुरानी खरीदारी के हैं। इन दोनों में क्या करें? तो मेरे ख्याल से इनने बोला अनंतराज बेच दिया है 840 में। 840 में थोड़ा बेचा था, लेकिन कुछ हिस्सा शायद अभी भी है इनके पास। अगर रखा हुआ है तो एक पुल बैक दिख रही है 550 560 तक। वहां पे बेचने की जगह पहले एक बार सवाल पूछ लें, क्योंकि अगर वो लेवल निकालता है तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा बाउंस बैक। फिलहाल 550 रुपए आते हुए दिख रहा है। दूसरा बजाज फाइनेंस इनने बताया, बजाज फाइनेंस आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 12,000 रुपए का टारगेट है, थोड़ा धीरे धीरे आएगा क्योंकि बड़ा मार्केट कैप है, 5,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जैसे फ्लाइंग मूव नहीं आएगी, बट धीरे धीरे करके 12,000 रुपए चला जाएगा। आराम से पेशेंस रख के होल्ड करना चाहिए।
तो आप फिलहाल तो होल्ड करिए। वैसे भी क्वालिटी स्टॉक है तो उसमें सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आराम से आप बने रह सकते हैं यहाँ पे। एक रितेश सिंह साहब का सवाल आया है, इन्होंने पटेल इंजीनियरिंग को खरीदना चाहते हैं, क्या ये यहाँ पर खरीद सकते हैं या फिर अवॉइड करें? जी जी जी। सर बाउंस बैक प्ले करना है, एक डेड कैट बाउंस जिसको कहते हैं उसको प्ले करना है, तो 47.5 तक आते हुए स्टॉक दिख रहा है। बट मार्केट इतने हाई पे है, ये स्टॉक लो पे है, तो डेड कैट बाउंस यहाँ पे प्ले करना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरी तरफ से तो अवॉइड की सलाह है, बट अगर एकदम आपको प्ले ही करना है, मूड बना ही लिए हैं, तो लॉन्ग कर सकते हैं, 47.5 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो आप फिलहाल तो बने रह सकते हैं, कोई ऐसी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ध्रुव पाठक साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने इनके 3 शेयर हैं रादर, कैपेसाइट इंफ्रा, पेन्नार इंडस्ट्रीज और पारादीप फॉस्फेट, और इन तीनों में इन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो जैन साहब, इनका सवाल यह है कि इन तीनों में ही टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आप बता दीजिए। देखिए पेनार इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिस आपका मूव बना है, ब्रेकआउट फेल किया था, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट कंप्लीट करके स्ट्रेंथ के साथ रिवर्स किया है, तो एक बार इनको होल्ड करना चाहिए। अगर 192 193 एक दो हफ्ते में निकलता है, तो मान के चलिए कि 230 रुपए का जो स्विंग आई था उसको टेस्ट कर लेगा। तो पेनार इंडस्ट्री तो ये आराम से होल्ड कर सकते हैं। कैपेसाइट मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट फेल हुआ है, आईपीओ हाई जो था 433 वो फेल हुआ है, तो एक बार पुल बैक में 425 430 मिलेगा, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल तो ना बाई ना सेल, होल्ड की सलाह रहेगी। लास्ट बचा पारादीप, इसमें बेहतरीन बेस ब्रेकआउट आया है, जो स्विंग हाई था उसके ऊपर निकला है। इसमें हमारी टीम ने बाई दिया हुआ है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऊपर में हमको 155 160 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने डिलीवरी बाई दिया हुआ है, हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, बिनीता जी का सवाल आया है, इनके पास शैले होटल है, 835 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और टीबीजी है 200 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? सर शैले होटल एक बार होल्ड करना चाहिए, 950 रुपए तक के टारगेट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। बट अगर अगले 2 हफ्ते में कोई मूवमेंट नहीं आया, अगले 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर ये 880 रुपए नहीं क्रॉस करता है, तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम आना है तो अगले 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर स्टॉक में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 हफ्ते वेट कीजिए, 880 890 की रेंज नहीं निकलती है तो दोबारा सवाल पूछिएगा। टीवीजी में एक बाउंस बैक मिल सकता है ऊपर में 240 रुपए तक का। बट सवाल ये, क्या इस बाउंस बैक के लिए लॉन्ग प्ले करना चाहिए? तो जवाब है ना, क्योंकि वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम पे ऊपर चला भी गया तो वर्टिकली रिवर्स भी कर सकता है। मतलब प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी 20% है, फंसने की और ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी 80% है। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। तो आप अवॉइड करिए एटलीस्ट टीबीसी को। तो इसके अलावा एक सवाल आया है वेदांता को लेके, रोहिणी मित्तल जी का सवाल है। इन्होंने ये सवाल शायद कल भी पूछा था कि वेदांता और आईओसी में ज़्यादा रिटर्न कौन देगा 1.5 से 2 सालों में? क्या आईओसी 100% कैपिटल अप्रिशिएट कर सकता है? क्या राय रखते हो आप जान साहब इस पे? देखिए 2 साल में मेरे हिसाब से तो आपको आईओसी में कैपिटल अप्रिसिएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद है कि 80-90% तो कर ही देगा। 100% नहीं भी किया तो आपका 70 से 80% के बीच में कर देगा। और डिविडेंड यील्ड करीब करीब 9% की है, तो अगर 2 बार डिविडेंड भी मिल गया तो 9 दूनी 18% वो हो जाएगा। 70-80% कैपिटल अप्रिशिएट हुआ तो मिला जुला के 100% जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। वेदांता के साथ मेरे को एक दिक्कत हमेशा ये रहती है कि मैनेजमेंट इतनी रिटेल फ्रेंडली नहीं है, या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं वेदांता को बस केवल चार्टिकली प्ले करता हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस कटता है तो मैं निकल जाता हूँ। और 2 साल चूंकि आप बात कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं, तो बेटर है कि आईओसी में जाइए। जैन साहब, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके दाम 100 रुपए के नीचे इस तरह के हैं। तो आमतौर पे ये जो ये 100 रुपए से या 100 रुपए के नीचे या लो डिजिट के शेयरों से बड़ा प्यार होता है, इस तरह के शेयर होल्डर्स के लिए आप क्या राय रखते हो? अच्छा देखिए, कभी भी अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहे हैं और ये 100 रुपए के नीचे वाले शेयर इन जनरल माइक्रो कैप में फॉल करते हैं, जैसे आईओसी 100 के आसपास चल रहा है बट वो लार्ज कैप में आता है। तो एक जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप की कैटेगरी में और कई कुछ हद तक माइक्रो कैप की कैटेगरी में फॉल करते हैं।
इन सारे स्टॉक्स में आपको कभी भी मतलब कभी भी न्यूज फ्लो पे नहीं जाना है। सिर्फ अगर आपको देखना ही है फंडामेंटल, तो आप दो चीज देखिए, सेल्स और अर्निंग। ये दो अगर अच्छी ग्रोथ कर रही है और चार्ट बहुत अच्छा है तो एक स्टॉप लॉस लगा के प्ले कीजिए। गलत रहे तो स्टॉप लॉस पे बाहर हो जाइए, सही रहे तो आपके स्टॉप लॉस से जो आप रिस्क ले रहे थे, कम से कम 3 गुनी रिटर्न तो आराम से मिलेगी अगर आपने सही जगह आइडेंटिफाई करके लिया है। तो इनको तेल की मिठाई समझिए, ये लंबे समय रखने की नहीं होती, सड़ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके या तो स्टॉप लॉस काट दे या आपका टारगेट हिट कर दे। जितनी देर रहेगा उतनी देर परेशान करेगा। या तो छोटा लॉस या बड़ा प्रॉफिट, जो मिल रहा है लेके बाहर हो जाइए। बहुत लंबा इसको रखना नहीं है, जैसे जबलपुर में हम लोग बोलते हैं तेल की मिठाई है, जल्दी खराब होगी। शुद्धगी की नहीं है कि आप लंबा रख सकते हो। शुद्धगी की मिठाई होती है लार्ज कैप, जिसको आप साल 2 साल 5 साल रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप खाते हो क्या तेल की मिठाई? सर मैं शक्कर नहीं खाता हूँ, शक्कर और मैदा दो चीज मैंने छोड़ी हुई है। चावल भी अब तो छोड़ने की नौबत आई गई जैन साहब, लास्ट टाइम बात हुई थी अपनी तो शायद चावल भी जल्दी जाने वाला है। आपने मना किया था सर, तब से बंद कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, धीरे धीरे मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम जैन साहब 6 पैक के साथ ही आप मिलने वाले हो हमें, जैसे इस रेट से चल रहे हो जल्दी लग रहा है वो दिन भी आने वाला है। अभी तो फैमिली पैक ही है सर। कोई बात नहीं सर, आ जाएगा वो भी। आगे बढ़ते चलिए, एक सवाल आया है, इनफैक्ट एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहम्मद दाऊद खान साहब मौजूद हैं इंदौर से। खान साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार खान साहब, नमस्कार। सर मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया शुक्रिया खान साहब। सर मुझे कोर्ट में जब भी टाइम मिलता है मैं बिल्कुल यूट्यूब चालू करके आपका प्रोग्राम देखता हूँ, खासकर जैन साहब का जहाँ फोटो मिलता है हाँ वो कार्यक्रम में जरूर देखता हूँ। दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में जरूर देखता हूँ सर। सर जैन साहब के तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए उनको रोज जी, पकड़ जी, के सर। लाने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि उनका खुद का इतना शेड्यूल टाइट है, कहाँ से उनको पकड़ के जी, लाएं। जी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, प्रोत्साहन के सर। लिए। क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा हिंडाल्को पे है, मेरे पास हिंडाल्को के 100 शेयर हैं लगभग 575 के दाम पर। ठीक है, और कितना समय आप इसे दे सकते हो जैन साहब, खान साहब? सर टाइम तो सर महीने 2 महीने का है। ओके, चलिए वैसे कंपनी अच्छी ले रखी है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म जी, के लिए भी जी, रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट एल्यूमिना और एल्यूमिनियम रिफाइनर्स में से एक है ये। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट में आता है इसका नाम, इंडियन लार्जेस्ट में तो है ही अपनी जगह पर। जैन साहब क्या राय रखते हो? हिंडाल्को पहले भी कई बार इस पर जिक्र हुआ और कई बार आपने इसका फेवर भी किया, अभी क्या कर रही है? सर 557 पे स्विंग लो स्वीप हुआ है। पहला पुल बैक का जो टारगेट था 622 वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन पहला ही कंप्लीट हुआ है, दूसरा तीसरा भी बचा हुआ है। तो 648 और ऊपर में 682, ये दो टारगेट ट्रेडर्स को मिल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1000 रुपए से पहले बेचना नहीं चाहिए स्टॉक को। जिससे आपका वीकली और मंथली चार्ट बना हुआ है, 1000 रुपए तो बहुत आराम से दिखता है इस काउंटर में। तो 1000 रुपये तो दिख सकता है। खान साहब आप बने रहो, कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय आप दे सकते हो तो यहाँ पे पैसा और बढ़ सकता है, अप्रिशिएट हो सकता है। सो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक दो सवालों को और शामिल कर लेते हैं। एक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का सवाल आया है हाइकल लिमिटेड को लेकर, करीब 445 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। क्या राय रखते हो आप जैन साहब इसमें? 400 शेयर इनके पास है, क्या करें इसमें? अभी है, बने रहें, निकल जाएं? सर HIKAL हाइकल बोल रहे हैं HIKL हाइकल लिमिटेड। ये भाई ये ना पर नहीं दिया ना? हाँ, ठीक। सर ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में आज भाई दिया नहीं है, लेकिन जिस आपका वॉल्यूम राइज है, 1000% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। प्रॉब्लम ये थी कि स्विंग हाई, जो इसका स्विंग हाई कह लीजिए या इमीडिएट जो बेसिस पे हाई बना था 465 का, वहां पे जाके अटक गया है। वॉल्यूम अच्छा है, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे अटक रहा है, एक्यूमुलेशन पूरी दिख रही है। तो बाइंग कब करनी है? बाइंग तब करनी है जब 465 के ऊपर ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे प्राइस चार्ट पे। बाकी जितने पैरामीटर्स हैं सब टिक हो चुके हैं, केवल प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट बाकी है। जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, जिसके पास नहीं है 465 निकले, जैसे ही निकले और ब्रेकआउट सस्टेन हो, आप वहां पे बाई कर लीजिए। दोनों केस में टारगेट 525 रुपए तो आराम से मिलना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग 465 के ऊपर करनी है, 525 का टारगेट लगा के। 465 के ऊपर बाइंग और 525 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, आप अगर हाइकल में खरीदारी करना चाह रहे हैं तो। ताबिश महमूद साहब आपके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और उनका ये आपकी जो बात करने का तरीका है, जो आप तर्क देते हैं, वो बहुत ही उन्हें पसंद है।
और उनका ये पूछना है कि क्या फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी आप कैसे देख रहे हो? सर देखिए, फार्मा में अगर आपको निवेश करना ही है, पहले मेरी तो सलाह नहीं है कि फार्मा में निवेश कीजिए, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ से थोड़ी सी डाउन मूव ज्यादा दिख रही है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फार्मा में यहाँ पे एटलीस्ट अगर डाउन मूव खत्म भी हुई तो बेस बनाने में एक आध साल ले लेगा, तो आपका कहीं भी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। बेटर सजेशन मेरा ये है कि आप सीएनएक्स आईटी का जो ईटीएफ होता है वो ले लीजिए। इस झगड़े में मत पड़िए कि मिड कैप चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा, इन्फोसिस चलेगा, टीसीएस चलेगा। अगर हैवी वेट चले तो सीएनएक्स आईटी आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो सीएनएक्स आईटी का जो ईटीएफ है आईटी इंडेक्स का, या तो वो बाई कर लीजिए या फिर मेटल इंडेक्स का ईटीएफ बाई कर लीजिए। दोनों केस में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फार्मा अभी एटलीस्ट एक आध साल के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अभी एक आध साल के लिए फार्मा आप छोड़ दीजिए, आईटी का ईटीएफ आप लॉन्ग कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। मोहित जी का एक सवाल आया है कि जियो फाइनेंस के 260 रुपए के दाम पर 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है। कहना यह है कि इन्हें अगली जनरेशन के लिए शेयर को रख सकते हैं, क्या ये सही है या कोई और नाम? देखिए, सर अगली जनरेशन के लिए शेयर रखना आप इमोशनली बात ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कंपनी की ग्रोथ ट्रैक करते रहिए। जहां भी ग्रोथ खत्म हो रही है अगली कंपनी में स्विच कर जाइए। पैसा अपना है, जहां ग्रोथ ज्यादा है वहां पे रखना चाहिए। तो भावनात्मक ठीक है, बट फाइनेंशियल डिसीजंस थोड़े से दिमाग से लेने चाहिए। जब तक ग्रोथ है स्टॉक में, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, मैं भी मेरे पर्सनल फैमिली के पोर्टफोलियो में है, क्लाइंट्स को हमने खरीदवाया हुआ है, बट दिस इज एक्सट्रीम हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना है। आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रोथ फेज में जब तक है तब तक रखिए। अभी इस पे मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी दिया है, तो कुछ क्लाइंट्स और बाकी लोग लॉन्ग हो सकते हैं, मीडिया में लॉन्ग दिया है। 232 का रेजिस्टेंस जो हम काफी समय से बात कर रहे थे उसके ऊपर टिक रहा है। यहाँ से 262 का अगला रेजिस्टेंस है, वो माइनर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। बट ओवरऑल जो बॉक्स का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 298 रुपीज है, तो वहां तक ट्रेडर्स के लिए आना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एटलीस्ट ऑल टाइम हाई, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट डबल का टारगेट बनता है। तो इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई पे एक बार रिव्यू करेंगे। तो इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई पर रिव्यू करिए, वो ज़्यादा बेटर। लेकिन ये अगली जनरेशन में रखने लायक स्टॉक है, ये आपको एक राय जैन साहब ने दी भी है। आदर्श पांडे साहब पूछ रहे हैं कि एंजल वन 220 शेयर है इनके पास 2470 रुपए के दाम पे, और अदानी इंटरप्राइज है 2380 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? अच्छा देखिए, एंजल वन में तो एक छोटा कपनल पैटर्न बन रहा है, और मेजर जो स्विंग लो था 2016 का, वो प्रोटेक्ट हुआ है। तो ऊपर में अभी यहाँ से 2500, 2475, 2500 जा सकता है। अगर ये रेंज निकाला तो फिर 2800 रुपए तक की मूव बनेगी। अब अगर मगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखता है, तो मैं कहूंगा 2475, 2500 आ रहा है, वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। और अदानी इंटरप्राइजेस? अदानी में मेरे को बहुत ज्यादा मूव नहीं दिख रही है सर, खराब नहीं लग रहा है, लेकिन अप मूव भी मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। एक मोमेंटम अगर पूरे अदानी ग्रुप में बना तो इसमें भी 2450, 2500 मिल सकता है। मेरे ख्याल से पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक भी इन्होंने पूछा था, तभी मैं कह रहा था अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इनमें शिफ्ट कर जाइए। अदानी ग्रीन देखिए 882 रुपए से 950 आ गया है। यहाँ से 1025, 1127, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी लगभग अच्छा मूव दे चुका है, वहां पे भी एक अच्छी खासी अप मूव दिख रही है। फिलहाल 869 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 956 का पहला टारगेट रहेगा और 1076 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो अदानी ग्रुप में रहना ही है तो अदानी ग्रीन, एनर्जी सोल्यूशन और पावर, यही तीन स्टॉक मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो अदानी ग्रुप में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो तीन नाम, तीन विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, आप इनके ऊपर दांव लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है तरुण जी का, इनका सवाल ये है कि आपके क्लाइंट कैसे बन सकते हैं? जैन साहब, कोई राय? सर लक्ष्मी जी की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, पीछे नंबर दिया हुआ है, उस पर बात कर सकते हैं। पहली चीज मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम हम लोग आईडी रोज रिपोर्ट कर रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं। ना मैं, ना लक्ष्मी श्री, ना मेरी टीम कोई भी किसी तरह का पैसा आपसे चार्ज नहीं करते हैं। तो ये एक चीज हमेशा हर किसी को ध्यान रखना है, पैसा हम लोग किसी चीज का नहीं लेते हैं। तो ये चीज, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी कल परसों भी एक का फोन आया था, 8-10 हजार रुपए उनसे किसी ने स्कैम कर लिया है। तो इसीलिए मैंने पीछे नंबर छोड़ा हुआ है कि कोई भी आपको डाउट हो तो इस नंबर पे पहले पूछ लीजिएगा। और मैं लाइव टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का पैसा मैं नहीं चार्ज करता हूँ। ये चीज बहुत बहुत ध्यान में रखिए।
जैन साहब तो इनफैक्ट पार्टी देते हैं, उसके पैसे चार्ज नहीं करते हैं। जब जब हमें मिले हैं तब जैन साहब ने पार्टी दी है, लेकिन पैसे नहीं चार्ज करने दिए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जैन साहब पूरे दिलदार आदमी है, पैसे नहीं चार्ज करते हैं किसी भी सूरत में। खैर आगे बढ़ते हैं। जैन साहब एक सवाल और आया है। बजाज हाउसिंग 127 पर कुछ शेयर लिए थे 3 से 5 साल के लिए, और दूसरा सवाल और इंटरेस्टिंग है, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं, कैसे बन सकते हैं? इसका तो जवाब मैं भी सुनना चाहूंगा। सर बड़ा होके मैं पक्का आपके जैसा बनूंगा, बताओ ना। सर देखिए, कपिल देव से एक बार किसी ने पूछा था व्हाई कांट इंडिया प्रोड्यूस मोर कपिल देव, तो उनने जवाब दिया था कि मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरी माताजी बूढ़ी हो गई हैं, तो आप कुछ उसी तरह का जवाब रहेगा। तो आपको मुश्किल है सर दूसरा अंशुल जैन पैदा करना। नहीं, लेकिन आपके जैसा तो बन सकता है ना। अंशुल जैन नहीं बनना, लेकिन अंशुल जैन जैसा तो बन ही जा सकते हैं। वो कैसे बना जाए? उसके लिए सर देखिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक समय था, मतलब जब 2011 से 2016 तक का समय था, जिस बीच में आप मान के चलिए, एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस में अगर आप कभी आएंगे बनारस विजिट करेंगे तो लोगों से आप पूछेंगे तो वो बता देंगे 3:30 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे से लेके 11 बजे तक ऑफिस में पढ़ाई करता था। उसके बाद घर जाके 2-2:30 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। तो मैंने एन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रखी हैं, इसीलिए मेरे को थोड़ा बताने में मुश्किल हो जाता है कि किस बुक से मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन सब में से जो अच्छा अच्छा लगा वो उठा के नोट्स बना के रखी हुई है। तो मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्या पढ़ना है, बट मार्क मिनर्विनी और विलियम ओनील, ये 2 बुक्स, इन 2 ऑथर्स की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप जरूर आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। मेरे जैसा कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट अच्छा ट्रेड जरूर कर पाएंगे। तो इन 2 ऑथर्स को जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। और बजाज हाउसिंग, ये इनका सवाल था, 127 के दाम पे खरीदा हुआ है, क्या नीचे के लेवल दिखेंगे इसमें? सर मुश्किल है, अब धीरे धीरे रिवर्स करने लगा है। आज रेजिस्टेंस 125 के ऊपर आगे क्लोज कर रहा है। एक चीज इसमें दिक्कत है कि वॉल्यूम नहीं है। 50 डे मूविंग एवरेज से आज का वॉल्यूम डबल है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, आज 25 मिलियन वॉल्यूम है। बट जिस आपका स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट है, ये वॉल्यूम कम से कम 5 गुना होना चाहिए था। तो एक वो डाउट है मेरे को, बट प्राइस इज किंग। 125 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, इसका पहला ही टारगेट जो बनता है वो बनता है 147.7 का। तो जिसने अभी तक नहीं लिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अब मोमेंटम में आना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें बाइंग कंसीडर करनी चाहिए। ओके। एक प्रदीप शर्मा साहब का सवाल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको ज़रा देख संभल के इसका जवाब दीजिएगा। इनके पास पैसे की कुछ कमी है, लेकिन ये आपकी कॉल से अपना रोज़ का खर्चा निकाल लेते हैं, चाहे ट्रेडिंग करके, BTST करके, और ये अभी भी आपसे और राय मांग रहे हैं ट्रेडिंग और BTST को लेकर। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शेयर बाज़ार को आपको एज अ प्रोफेशन तब चुनना चाहिए जब आपके पास पैसे की ऑलरेडी क्राइसिस हो और आप लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कर रहे हो? सर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। शेयर बाजार आप ट्रेडिंग से इनकम तभी कमाने की सोचिए जब आपके पास साइड में कोई एक रेगुलर इनकम हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी आपको रेगुलर इनकम नहीं देता है। मैंने कितनी बार आपके चैनल पे डिस्क्लोज किया है कि मेरी कैपिटल पिछले साल बजट से, मतलब जुलाई में जो बजट आया था जुलाई 2024 में, तब से मेरी कैपिटल खाली पड़ी हुई है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप चल ही नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत रिलायंस और टाटा स्टील में ऊपर नीचे करके काम कर रहा हूँ, बट आप मान के चलिए कि और अगले जून जुलाई तक 1 साल पूरा निकल जाएगा, मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट खाली है। छोटे मोटे ट्रेड्स में इधर उधर से टाटा स्टील में कर ले रहा हूँ, रिलायंस में कर ले रहा हूँ, बीच में एक आध अदानी ग्रीन में कर लिया था। तो आपको ये कभी कंसिस्टेंट इनकम नहीं देगा। आप रोज रोज ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो केवल और केवल लॉस होगा। तो आपकी अगर एक साइड इनकम नहीं है जो आपकी घर खर्च चलाती हो, तब तो ट्रेडिंग से पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वो सेट ही नहीं कर पाएगी। और छोटी इनकम, छोटी कैपिटल वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल प्रोटेक्ट करना। उनको तो ट्रेडिंग में कभी नहीं आना चाहिए, अनलेस कि आपके पास एक अलग इनकम रखी है, एक ऐसा कैपिटल है जिसमें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उस टाइप की चीज है तो करना चाहिए। नहीं तो स्टॉक मार्केट आपकी साइकोलॉजी से बहुत आराम से खेल जाएगा। तो एक साइड इनकम पहले बनाइए, उसके बाद ट्रेडिंग इनकम की सोचिए। तो शेयर बाज़ार एक माध्यम है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके बढ़ाने का।
यही माध्यम हो जाएगा अगर, तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आपके पास हर रोज़ प्रेशर होगा, हर रोज़ कुछ कमाने का, और वो अपने आप में ही आपको एक रिस्क लेने के लिए तैयार करेगा और आप गलती कर बैठेंगे। हर बॉल पे छक्का मारना ऑब्वियसली विकेट देने के बराबर है। सो ये कोशिश मत करिए, आप पहले एक दूसरा तरीका आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके ज़रिए काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल अबरार शेख साहब का है। इनके पास गेल के शेयर हैं करीब 177 रुपये के दाम पर, 6500 शेयर है, तो अच्छी क्वांटिटी भी है। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? सर अगर ट्रेडर हैं तो 203 रुपए का वेट कीजिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई के पहले बेचने का कोई तुक नहीं बनता है। 187 का जैसे ही ब्रेकआउट लेगा, फ्रेश मोमेंटम ट्रेडर्स लॉन्ग करेंगे तो 203 फटाफट आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेडर हैं तो 203 पे दोबारा सवाल पूछिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो रोज रोज देखना बंद कीजिए, कहीं भी गलत एग्जिट ले लेंगे। ऑल टाइम हाई का अलर्ट लगा लीजिए, जब ट्रिगर हो तब दोबारा रिव्यू कीजिएगा। तेजिंदर सिंह साहब का एक सवाल आया है। जेंसॉल इंजीनियरिंग में घपला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई, 91% शेयर नीचे आ चुका है। आयरेडा ने इनको लोन दिया है, क्या इसके ऊपर आयरेडा पे इम्पैक्ट आएगा? अगर हाँ तो क्या टाटा मोटर में शिफ्ट हो जाए? देखिए सर, जेंसॉल तो हम बहुत समय से बात कर रहे थे और ये खत्म ही हो गया, स्टॉक कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। एडा में जिस हिसाब का लोन था, मेरे ख्याल से बहुत अंतर नहीं आना चाहिए स्टॉक में। अगर आना होता तो रिजल्ट में जो डिस्क्लोज किया है आज आपको उसका रिएक्शन दिखता है, जबकि रिएक्शन आपको क्या दिख रहा है, उसका उल्टा दिख रहा है। हम बात भी कर रहे थे कि 154 के ऊपर सस्टेन करता है तो 178 187 आएगा, आज 178 के पास है। अगर 179 के ऊपर क्लोज करता है एडा तो आप मान के चलिए कि 187 आपको फटाफट मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट इवेंचुअली इस स्टॉक की ट्रेजेक्टरी जो है वो नए ऑल टाइम हाई की है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एडा है, बिल्कुल आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी लगभग 500% वॉल्यूम राइज है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन चल रहा है। मेरी फैमिली पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने यहाँ दिला के रखा है विद अ व्यू की ऑल टाइम हाई जाएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है हरिओम पाठक साहब का। इनके पास भारती एयरटेल के लिए आपने बोला था 1800 पहुंच गया तो 2000 भी हो जाएगा, तो अब ये 2000 की एंट्री के लिए एंट्री करें इसके अंदर, या नियर टर्म टॉप की तरफ दिख रहा है भारती एयरटेल? तो भारतीय एयरटेल में एक दिक्कत है कि ब्रेकआउट पे ना वॉल्यूम था ना बड़ी बुलिश कैंडल थी, मरी मरी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। मेरा डाउट बहुत हाई है, मैं इस ब्रेकआउट को पर्सनली कभी नहीं प्ले करता, क्योंकि ना वॉल्यूम है ना बुलिश कैंडल है। मेरे हिसाब से अगर 2-3 हफ्ते यहाँ कंसोलिडेट कर लेता है तो फिर मैं उस ब्रेकआउट को प्ले करूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड की लिस्ट में डाल रहा हूँ, बट प्राइस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस आपका 150 रुपए नीचे है, तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं से मैच नहीं करती है। एक बार के लिए अगर है तो फिर आप एक काम कीजिए, 1760 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और होल्ड कीजिए। अगर नहीं है तो फिलहाल बाइंग मत कंसिडर कीजिए। 2-3 हफ्ते अगर कंसोलिडेट कर लेता है तो चार्ट कुछ हद तक सुधर जाएगा। तो जैन साहब, अभी जो हाल में नंबर आए हैं म्यूचुअल फंड के खरीद बेच के, उसमें ज़्यादातर सारे फंड्स ने या तो भारती एयरटेल बेचा है, भारती हेक्साकॉम बेचा है और इंडस टावर बेचा है, मेजर फंड्स ने, और आईटी में थोड़ी बहुत सेलिंग की है। लेकिन क्या ये टेलीकॉम में नियर टर्म टॉप दिख रहा है क्या? क्योंकि ऑलरेडी बाजार की मंदी के टाइम पे ये तेजी दिखा रहे थे, अभी क्या किया जाए इन तीनों में? सर समहाउ मेरे को भारती एयरटेल में, मतलब मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, जनरली मैं प्रीएम्प्ट नहीं करता हूँ, बट जैसे आपका वॉल्यूम फेलियर है, ब्रेकआउट पे बड़ी कैंडल्स नहीं बनी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंफर्म कब होगा? जब 1700 के नीचे क्लोज करेगा, तो मैं उतना रिस्क 100 रुपए की तो मैं नहीं लूंगा, तो मैं बेटर है कि अवॉइड कर दूंगा। बट हाँ, जो आपका सवाल है उसका अमूमन जवाब यही है कि टॉपिंग आउट दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ब्रेकआउट तो नहीं प्ले करना चाहिए।